दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, जिसके अंतर्गत एक इलाका आता है, जिस इलाके में चंद्रभान नाम का व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रहा होता है। दरअसल चंद्रभान बहुत ही बड़ा जमींदार होता है, जिससे करीब हजारों बीघे जमीन होती है और वहाँ जो गन्ने का काम होता है वो अपने खेत में गन्ने को किया करता था। दरअसल चंद्रभान का एक लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है, और अमन कोठा में रहकर बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है। अमन की इधर पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो अपने घर पर वापस आ जाता है, और इधर चंद्रभान के खेतों में काम लगा होता है गन्ने का। लेकिन अमन कभी भी अपने खेतों की तरफ घूमने नहीं जाता है। एक दिन उसके पिता चंद्रभान कहते कि बेटा, तुम घर पर ही बने रहते हो, क्यों ना तुम मेरे बिजनेस को, इस धंधे को संभालो, क्योंकि हमसे खेती भी इतनी है कि हम लोग आराम से अगर कोई धंधा बिजनेस भी करना शुरू कर देंगे तो उससे भी अच्छा खासा आमदनी होना शुरू हो जाएगा। चंद्रभान की बात सुनकर उसका बेटा अमन एक दिन अपने खेतों की तरफ घूमने जाता है। इधर चंद्रभान के खेतों में जो गन्ने का जो छिलाई का काम होता है वो हो रहा होता है, जिसके लिए उसके यहाँ मजदूर बिहार से आया करते थे, जो उसके गन्ने को छीलने का काम किया करते थे। उसके यहाँ करीब 25 से 30 मजदूर आए होते हैं, जो उसके घर पर रुके होते और उसके खेतों में काम कर रहे थे। उन्हीं मजदूरों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी कन्या, जिसका नाम संगीता होता है, वो देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि हर कोई शख्स उसे देखने के बाद उसे पाने की चाह करने लगता है। जैसे ही संगीता को देखता है, ये अमन देखता है कि अपने खेतों में संगीता काम कर रही है, तो वो उस संगीता से पूछ बैठता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर संगीता इससे गुस्से में आकर बोलती है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। संगीता जो होती है वो इस अमन से गुस्से में इसलिए बात करती है क्योंकि वो जब इसके खेतों में काम किया करती थी तो इसके गांव के ही लोग उसे परेशान किया करते थे, क्योंकि वो लोग ये जब उसके खेतों में गन्ने के खेतों में काम करती है तो लोग उससे बातें करते थे कि आखिर तुम इतनी सुंदर हो, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, क्यों ना तुम किसी के साथ शादी कर लो और कुछ काम धंधा अच्छा सा ढूंढ लो जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी सेटल हो जाए। इसलिए वो इस अमन पर भी चिल्लाने लगती है और भड़क जाती है, क्योंकि उसे अभी ये मालूम नहीं था कि ये जो अमन है ये उसका मालिक है। ये जानकारी उस संगीता को नहीं होती है, तो वो इस अमन पर भी उलूल जुलूल और इल्लाना चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर अमन कहता है कि आपसे मैंने पूछकर क्या कोई गलती कर दी, आप इतनी तेज तेज क्यों इल्ला रही हैं और मुझसे लड़ना क्यों चाह रही हैं। जिस पर आगे वो कुछ नहीं कहती और अपने काम में लग जाती है, और अमन वापस फिर से अपने घर चला आता है। जैसे ही अमन अपने घर पहुंचता है तो और ये संगीता इधर इसके खेतों में काम खत्म करके अपने जो मजदूर होते हैं, जो रुके रुके होते हैं लोग बाग, वहाँ पहुँचती है, तो ये अपने सास ससुर को वहाँ बताती है जाके कि आज मेरा एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था जो खेतों को देखने आया था। तो जैसे ही ये अपने सास ससुर को बताती है तो इसके सास ससुर कहते हैं कि शायद तुमने जो मालिक हैं यहाँ के उन्हीं के लड़के पर इल्ला चिल्ला दिया है, क्योंकि दरअसल जो ये संगीता होती है ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और इसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन इसे लग नहीं रहा होता है कि इसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि इसके पति का एक कार एक्सीडेंट में दुर्घटना में हत्या हो चुकी होती है। इसलिए ये अभी जवान और यंग थी, इसलिए ये लग नहीं रही होती है कि इसकी जो शादी है वो हो चुकी है। इधर जैसे ही अपने सास ससुर को ये सारा वाकया बताती है तो इसके सास ससुर तुरंत ही उस अमन के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अमन कहता है कि आखिर बात क्या है जो आप लोग हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, आखिर ऐसी इतनी बड़ी गलती क्या हो गई जो आप लोग
इस तरह से हमसे पेश आ रहे हैं। जैसे ही अमन इसके सास ससुर से ये बातचीत पूछता है तो इसके सास ससुर बताते हैं कि जो वो लड़की आपके खेतों में काम कर रही थी उसने आपसे जो उलूल चुलूल शब्द बोले हैं उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। तो अमन तुरंत ही समझ जाता है कि ये लड़की शायद है कि इन लोगों की ही लड़की होगी, इसलिए ये लोग हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। और अमन अब इन दोनों से यानी उसके सास ससुर से पूछने की चाह रखता है कि आखिर तुम्हारी ये लड़की तुम लोगों से इतनी अलग क्यों है, क्योंकि वो देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शायद है कि वो इनकी लड़की नहीं लग रही थी। इसलिए अमन इन दोनों से पूछ बैठता है कि आखिर ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली, और तुम्हारी तो ये जरा भी लग नहीं रही है, क्योंकि वो इतनी स्मार्ट और खूबसूरत होती है कि वो लगती नहीं है कि वो तुम लोगों के साथ रह रही हो या तुम्हारी लड़की हो, या उसकी कोई मजबूरी हो सकती है इसलिए वो तुम लोगों के साथ रह रही है। जिस पर ये अमन जैसे ही इससे पूछता है तो इसकी सास बताती है कि बेटा दरअसल ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बहू है। मेरा एक लड़का था जो मुंबई में काम किया करता था, वो मुंबई में ही रहा करता था और उसकी वहीं पर इस लड़की से मुलाकात हो जाती है और वहीं से मेरा लड़का इससे शादी करके मेरे घर ले आता है। हालांकि ये लड़की जब मेरे घर आती है तो काफ़ी खुश रहती है और इसे कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है। पता नहीं इसे क्यों मेरे घर पर ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मुंबई की रहने वाली है। लेकिन इस पर अमन पूछता है कि अगर ये मुंबई की है तो ये वापस अपने घर क्यों नहीं चली जाती, और इसके पति कहाँ हैं जो ये इस टाइम अपने खेतों में काम कर रही है। जैसे ही ये पति के बारे में अमन पूछता है तो वो जो औरत होती है यानी उस लड़के की माँ बताती है कि बेटा हमारे बेटे का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और ये तब से हम लोगों के साथ ही रह रही है, और हम लोगों ने कई बार कहा कि तुम अब अपने घर वापस चली जाओ, लेकिन ये जाती नहीं है। और कई बार हम लोगों ने इसे रोका भी है कि काम मत किया करो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी लगती हो कि लोग तुम्हें देखकर ही झपटने की कोशिश करें। जैसे ही ये जो संगीता होती है इसकी सास ये सारी बातें ये अमन को बता रही होती है तो अमन इसकी बातें सुनता है और कहता है कि तो फिर ये वापस अपने घर क्यों नहीं जाती। इस पर उसकी सास कहती है कि बेटा वो जाती नहीं है, पता नहीं उसे यहाँ ही अच्छा लग रहा है हम लोगों के साथ, और हमने तो उससे कई बार कहा कि वो चली जाए, लेकिन जोरा उसे हम लोग भगा भी तो नहीं सकते जो उसे भगा दें, क्योंकि वो मेरी बहू है। अमन को जैसे ही इतनी जानकारी मिलती है तो अमन अब आगे से कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई और इसके लिए माफ़ी क्या उसे पता नहीं था। और अमन फिर से अपने घर में वापस चला आता और उसके जो सास ससुर होते हैं वो वापस जा रुके हुए होते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और ये जो मजदूर होते हैं ये फिर से अमन के खेतों में काम पर लग जाते हैं और इधर फिर से अमन अपने खेतों पर घूमने जाता है। इधर उस संगीता को भी इस बात की जानकारी हो चुकी होती है कि ये जो अमन है ये यहाँ के जमींदार का लड़का है, उसने इस लड़के से गलत सलत बोल दिया है। अमन फिर से अगली सुबह जब अपने खेतों पर पहुँचता है तो वो फिर से संगीता के पास ही जाता है, उसे देखता है। कहीं ना कहीं अमन को भी अब संगीता अच्छी लग रही होती है, इसलिए जो संगीता होती है वो अपने काम में लगी होती है। तभी अमन फिर से इसके पास पहुंच जाता है और जैसे ही ये संगीता के पास पहुंचता है तो संगीता इससे माफ़ी मांगने लगती है और इसके हाथ जोड़ने लगती है, क्योंकि उसे पता नहीं था। इसलिए वो कहती है कि बाबूजी, मुझे पता नहीं था कि आप ही हमारे मालिक हैं, इसलिए हमने जो भी भूल की है उसके लिए हम लोगों को माफ़ कर दो। इस पर अमन कहता है कि इसमें माफ़ी कैसी, और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम बताना चाहो तो। तो वो कहती है कि मालिक आप पूछिए, हम जो भी आप पूछेंगे मैं उसका सही सही बिल्कुल सत्य बात बताऊंगी। अमन पूछता है कि तुम लगती तो नहीं हो कि इन लोगों की बहू हो, लेकिन उन लोगों ने बताया है कि तुम इनकी बहू हो, क्या ये सत्य है? और तुम कहाँ से आई मुंबई में, आकर तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? जैसे ही अमन इस संगीता से ये बातचीत पूछता है तो
संगीता पहले तो इसे कुछ नहीं बताती, थोड़ी आंखों को नम कर लेती है, लेकिन फिर वो बाद में सोचती है कि अगर वो इसको भी अपना जो दुख है नहीं बांट सकती तो आखिर वो किसको बांट सकती है। इसलिए वो बताती है कि बाबूजी, मैं मुंबई में रहा करती थी। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था और मेरी माता एक कोठे पर काम किया करती थी। हालांकि वो जिस कोठे पर काम करती थी उसी कोठे पर मैं भी रहा करती थी। मेरी माँ का भी देहांत हो जाता और वो कोठे वाले मुझे भी उस कोठे पर रख लेते। कुछ दिन तक मैं भी कोठे पर काम करती हूँ कि तभी मेरी मुलाकात इनके लड़के से होती है और वहीं पर हम लोगों में प्यार हो जाता है। तो एक दिन इनका लड़का हमें अपने साथ भगा लाता है। इसलिए फिर मैंने कभी यहाँ से वापस जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं अगर लौट कर वापस मुंबई जाऊंगी तो किसके पास जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो अब मुंबई में क्या इस दुनिया में ही कोई नहीं रहा। अमन को जैसे ही वो ये सारी बातें बताती है तो अमन को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो करता तो क्या करता। इधर संगीता अपनी ये सारी कहानी अमन को बता ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि सामने से 2-3 लोग आ रहे होते हैं। उनको देखकर संगीता कहती है कि बाबूजी, इन लोगों की वजह से मैंने आपसे ये गलत सलत बोला, क्योंकि ये लोग मुझसे ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो शर्म के मारे झुक जाती हैं। जैसे ही अमन को ये संगीता ये सारी बात बताती है तो वो जो लड़के आ रहे होते हैं वो जब इस अमन को वहाँ संगीता से बातचीत करते देखते हैं तो वो पूछने लगते हैं कि भाई साहब, आज आप यहाँ कैसे? आप तो कभी खेतों की तरफ आते ही नहीं हैं, फिर आज आप कैसे यहाँ आ गए? जिस पर अमन कहता है कि मैं घर पे क्या करूँगा, तुम्हारी भाभी यहाँ खेतों में काम कर रही है और मैं घर पर अकेला क्या रहकर करता। जैसे ही वो लड़कों से ये बात कहता है तो संगीता भी सोच में पड़ जाती है और वो लड़के ये सारी बात सुनकर सीधा इस अमन के घर पर पहुंच जाते हैं और इसके घर वालों यानी इसके माता पिता को ये बात बताते कि अमन भाई उस लड़की को, जो लड़की मजदूर हमारे यहाँ काम करने आई है, उसको अपनी पत्नी बता रहे हैं। इधर जैसे ये लड़के इसके पास से हटते हैं तो ये संगीता भी इस अमन से पूछ बैठती है कि आखिर तुमने इन लोगों से ये शब्द क्यों कहा। अमन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, इससे तुम्हें कभी ये छेड़ेंगे नहीं और अगर तुमको ये गलत लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये लोग अब तुमको कभी छेड़ेंगे नहीं। इधर जो अमन के ये लड़के जो गांव के होते हैं ये भागकर उसके घर गए हुए होते हैं। वो लोग इसके घर पर जाकर ये सारी बातें बता चुके होते हैं। तो अमन भी अब यहाँ से वापस अपने घर जाता है और वो जब घर पहुँचता है तो उसके घर में तो एकदम लड़ाई झगड़े का माहौल बना होता है, क्योंकि उसके जो माता पिता होते हैं वो तो एक अलग ही अंदाज में अमन से बात करते हैं। जैसे ही वो अमन से बात करते हैं तो अमन कहता है कि हाँ, मैंने ये सब बोला है, लेकिन मैं ऐसा कर थोड़े ही न दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि वो लड़की एक मजदूर है और मैं उससे शादी कैसे कर सकता। लेकिन कुछ देर बाद उसके पिताजी यानी उसके पिता जो होते हैं वो अमन से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम वास्तव में उससे प्रेम करते हो जो तुमने ऐसा शब्द बोला? जिस पर अमन कहता है कि मैं पिताजी उस लड़की से प्रेम करता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उसे आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ। उसके पिताजी इस पर कोई विरोध जाहिर नहीं करते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका जो लड़का है अगर उसकी इसमें खुशी है तो हम लोगों को और चाहिए ही क्या, क्योंकि उनका एक ही बच्चा होता है। अगर वो भी खुश नहीं है तो वो इस ज़िंदगी में इतने सारे पैसे का क्या करेंगे। इसलिए उसके घर वाले सारे इस बात को मान जाते हैं और जब ये लोग मानते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी इस संगीता को नहीं होती है कि उसे इस घर की यानी इतने बड़े जमींदार के लड़के की बहू बना लिया गया है। इसलिए वो अब कहती है कि साहब, अब हम कभी आपसे गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन जब वो लौट कर अपने जहाँ मजदूर लोग रुके होते हैं तो वहाँ पर तो एकदम अलग ही माहौल होता है। वहाँ शादी वादी का एकदम फंक्शन जैसा सजा होता है घर। जब वो लौट कर पहुँचती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि ये सारा किसके लिए सजा है। तब अमन खुद ही आता और कहता है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ।
जैसे ही वो ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इधर अमन उसे अपने सीने से लगाकर चुप करता है और जो शादी की जो रस्में होती हैं वो सारी होती हैं और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और इन दोनों का जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से कटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।